क्वेरी था। बहुत सारे लोग बिगिनर हैं, बहुत सारे लोग रिपीट भी कर रहे हैं। रिपीट इन द सेंस कि 1-2 साल से वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और बिगिनर इन द सेंस कि अभी नए इस फील्ड में भी आए हैं। तो देखिए मैं इस कोरोना इफ़ेक्ट को, या आप कह सकते हैं जो डिले हो रहा है एग्ज़ाम, उसके इफ़ेक्ट को इंक्लूड करके ये आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी कि फ़िलहाल आपका किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। तो आपको मैं बताऊं कि अगर इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो लगभग मुझे लग रहा है कि आप 100 नंबर के अगर क्वेश्चन आते हैं तो 80 नंबर तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रीलिम में कितने नंबर का है तो 100 नंबर का है, और आपके जो मेंस है वो 120 मार्क्स के हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम की बात करेंगे और मेंस के भी बात कर लेंगे लास्ट में कि उसका क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए प्रीलिम में आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे वो 40 नंबर के होंगे, मैथमेटिक्स के 30 नंबर, जो कि आपको पता है, बस एक क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 30 नंबर के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। जो टाइमिंग है वो कितने होंगे, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। अब जो 1.5 घंटा है वो सफिशिएंट हो जाएंगे। कैसे सफिशिएंट हो जाएंगे? पहले लगता था कि 1.5 घंटा में बनेगा कि नहीं बनेगा, स्पीड कितना रखना पड़ेगा। स्पीड का यहाँ पे कोई फैक्टर ही नहीं है। स्पीड आपको मतलब कि नहीं, एवरेज भी है तब भी आप क्लियर कर लेंगे, यानी कि क्लियर कर लेंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन को टच कर लेंगे, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। तो स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए कि जनरल जो अवेयरनेस है उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। आपके जो रीजनिंग है उसमें भी बहुत सारे सेक्शन हैं, मैथ्स है उसमें भी बहुत सारे सेक्शन हैं। रीजनिंग का लेवल क्या होता है, मैथ्स का लेवल क्या होता है, जीके जीएस का लेवल क्या होता है, उन सभी को हम प्रॉपर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। कई लोगों के लिए ये लेंदी सब्जेक्ट, ये आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट होता है, तो कई के लिए आसान होता है। देखिए जो आपके आरआरबी का एनटीपीसी का जो भी सिलेबस है, जो कि आपका जनरली मैथमेटिक्स पे फोकस करता है, एडवांस इसमें नॉर्मल पूछे जाते हैं। एडवांस में क्या पूछे जाएंगे, ट्रिगो के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री लगभग नदारत रहता है, ट्रिगो ही ज़्यादा रहता है, मेंसुरेशन ज़्यादा रहता है, यही रेलवे का फोकस रहता है एडवांस सेक्शन में। तो एडवांस सेक्शन में कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके मेंसुरेशन में फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ट्रिगोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका एनटीपीसी में मैथ्स होता है वो आपका नॉर्मल लेवल का पूछा जाता है। एनटीपीसी में अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स अगर आप एवरेज भी जानते हैं ना, तो आप लगभग जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर मैथ्स 30 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप एवरेज बंदा है, मैथ्स आपको उतना मतलब कि टफ लेवल का नहीं आता है, तब पर भी आप 25 कर लेंगे। मतलब कि मैथ्स का लेवल अभी भी रेलवे का सबसे लोएस्ट लेवल है। ठीक है, जो मैथ्स का लेवल है अभी भी सबसे लोएस्ट है। आप देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, अभी जो हाल ही फिलहाल में हुए हैं, उसका मैथ्स एकदम से लल्लू किस्म का आया है। तो आपको मैथ्स के लिए अभी नहीं कुछ भी फाइट करनी है। ठीक है, आप एक बार मैथ्स को बना चुके हैं, 2 बार बना चुके हैं, 3 बार बना चुके हैं, तो अब आप पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, मैथ्स आप बस कभी कभी आधे घंटे 1 घंटे के लिए डेली पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब कि मैथ्स पे उतना फोकस ईगरली नहीं करना है कि हमें मैथ्स करना ही करना है। अगर आपने एकदम से कंसेप्ट वाइज जितने भी चैप्टर हैं उसको बना रखा है 1-2 बार, तो अभी थोड़ा देर के लिए बस उसको सिर्फ पॉलिश करते रहना है, उतना इस पर कंसंट्रेट नहीं करना है। कहाँ पे कंसंट्रेट करना वो भी मैं बताऊंगा। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में आपको अभी कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ना है, जैसे आपके जो असर्शन रीजन वाले हैं, जो आर्गुमेंट वाले हैं। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल फिलहाल में, जो कि आप कह सकते हैं बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है अभी फ़िलहाल, जो अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, जो भी चल रहा है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी के दरमियान, और बाद में जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो उस समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं बाद में वीडियो में बता दूँगा। तो अभी किस तरह से पढ़नी चाहिए कि आपको जो मैथ्स है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए, बस आपको आधा से 1 घंटा अगर कभी मिल गया तो उसको देना है, बस कि आपको लगे कि हाँ मैथ्स मुझे आता है, बस इतना ही करना है। रीजनिंग में मैंने बता दिया। सेलोलिज्म एक टॉपिक है, सेलोलिज्म और आपके जो असर्शन रीजन, आर्गुमेंट, जो आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर अभी ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है ना कि उस पर किसी का कमांड नहीं हो पाया है। हाँ, सेलोलिज्म पे लॉजिकली कमांड कोई कर सकता है, क्योंकि सेलोलिज्म एक आप कह सकते हैं कि लॉजिकली सही कोई कर सकता है, लेकिन जो आर्गुमेंट है
या जो कथन कारक है, ये सब चीज़ें हैं वो आप कह सकते हैं कि जो एग्जामिनर है उसके माइंडसेट से अगर आप सोचते हैं तभी आपका सही हो सकता है। और ये कैसे आप सही कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे इसको बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। तो यानी कि रीजनिंग में मैंने बता दिया कि इन सेक्शन पे अभी जो भी आपका, अभी तो मैंने बताया कि इन सेक्शन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन रीजनिंग में और भी कोई ऐसा सेक्शन आपको लगता होगा कि टफ़ है, उसी को अभी प्रैक्टिस करना है, यानी कि ईजी वालों को एकदम से छोड़ देना है। अभी का सिचुएशन में, अभी का जो समय चल रहा है उसमें सिर्फ आपको टफ़ सेक्शन बनाना है। किसमें? आपको मैथ्स में और रीजनिंग में। ठीक है, मैथ्स में मैंने बता दिया कि टफ़ जो लगता है, जो चैप्टर आपके अनुसार टफ़ है, यानी कि मेरे अनुसार तो कोई भी टफ़ नहीं है, मेरे अनुसार तो रीजनिंग में भी कोई टफ़ नहीं है, लेकिन आपको कौन सा टफ़ लगता है उसी को टच करना है। ईजी वाले को एकदम से भूल जाना है। आप ये मान के चलिए कि वो आपके पॉकेट में है, वो कभी भी आप निकाल के मतलब कि चेक है वो भंजा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथ्स और रीजनिंग का। अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस पे मेरा आज का फोकस है, वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि 40 नंबर का है और मेंस में 50 नंबर का होने जा रहा है। ठीक है, जीके जीएस की। और जीके जीएस में मैं अभी आपको बताऊंगा कि देखिए करंट अफेयर्स भी आते हैं। करंट अफेयर्स आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ रेलवे के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो जीके जीएस में अभी आप करंट अफेयर्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आपको पढ़ने की लत है, आप पढ़ते होंगे, लेकिन मैं जो स्टडी बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या होता है कि अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अभी पता नहीं कि कब एग्ज़ाम होगा, करंट अफेयर्स भी इतने हो जाते हैं कि दिन भर में 100, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है और वर्ल्ड इतना बड़ा जगह है कि अभी इस तरह के हालात चल रहे हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ नया आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसको रटते रटते आप समझिए कि अपना जो बेसिक है, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो कि फिक्स रहना है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होने हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आप करंट को दिमाग में रखेंगे तो वो सब थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज रहेगा। तो अभी के लिए क्या करना है कि आपको अपने बेसिक सब्जेक्ट पे, बेसिक सब्जेक्ट जो कि बदल नहीं सकता है, जैसे, और इसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा होगा। जो आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन में मैं आपको हालांकि ये नॉन टेक का एग्ज़ाम है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 15 तो आपको दिख ही जाएंगे, मिनिमम 15। हो सकता है कोई सेट में 16-17 भी दिख जाएंगे, लेकिन मिनिमम आपको 12 से 15, 12 तो मुझे कम ही लग रहा है कि आएगा, 15 तो मिनिमम मिल ही जाएंगे आपको साइंस के क्वेश्चन। और साइंस के क्वेश्चन में किसके ज़्यादा वेटेज होंगे? वही बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, अगर आपके टेक्निकल जैसे कि आपके ग्रुप डी के हैं तो उसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के वेटेज बढ़ जाते हैं, लेकिन ये नॉन टेक एग्ज़ाम है तो यहाँ पे बायोलॉजी के जो आप कह सकते हैं कि अगर 15 क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन, या आपका 6 से 7 नहीं 8 के तकरीबन आपको सिर्फ बायोलॉजी से मिल जाएगा। उसके बाद जो 7 बच गया उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएंगे। तो इतना वेटेज बायोलॉजी का। और बायोलॉजी आपको ये नहीं कि मतलब कि महारत हासिल कर लेना है, ठीक है ना, आपको बायोलॉजी 10th तक ही पढ़ना है। 10th तक जितने भी एनसीईआरटी के एक एक वर्ड जो है वो रट जानी है, मतलब कि उसके कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें 10th तक जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसको क्लियर कर लेना है। साइंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस दरमियान जो अभी फेज चल रहा है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, और तीनों का जो आपका 6 to 10 जो भी एनसीईआरटी है उसको तो एकदम से चाट जानी है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन आपको नहीं आता है, जैसे कि अगर रेटिना के बारे में बताया गया है या आँख का एक्सप्लेनेशन अगर किया गया है एनसीईआरटी में, उसको समझ नहीं रहे हैं, उसके तो अगर समझ नहीं रहे तो उसके लिए रेफरेंस कोई वीडियो देख सकते हैं या रेफरेंस कोई बुक उठा के देख सकते हैं। ये हो गया साइंस। अब साइंस ही नहीं आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी भी आएंगे, आपके पॉलिटिकल साइंस भी आएंगे। तो यानी कि ये जो कुछ सब्जेक्ट हैं उसी पे इस दरमियान आपको ज़्यादा फोकस करनी है। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, तो उसका 70 से 80% मैं तो कहता हूँ आपको इन्हीं सब्जेक्ट पे देनी है। साइंस हो गया आपके, साइंस में तीनों सब्जेक्ट आ गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और स्टैटिक जीके में और भी विविध प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फलाना हवाई अड्डा कहाँ पे, जो कि ज्योग्राफी का ही पार्ट है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो आपके लूसेंट वगैरह में जिस तरह से दिए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा बांध कहाँ पे, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो कई बार पूछ दिए जाते हैं। हालांकि अब तो ट्रेंड कम गया है, लेकिन कई बार पूछ भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि अभी का समय
आप जितने भी तैयारी करने में समय लगाते हैं, सपोज़ 4 घंटा लगाते हैं, तो 4 घंटे का 80% आप इन 4 सब्जेक्ट में लगाएंगे। ठीक है, 4 नहीं 5 हो गया, और भी जितने भी सब्जेक्ट मतलब कि जीके में लगाना है। किसको छोड़ के? आपको करंट अफेयर्स छोड़ के, करंट अफेयर्स छोड़ के, क्योंकि ये 40 नंबर का है भाई। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको वहाँ पे दिखेगा मेंस में 50 नंबर का, 50 में अगर 8 करंट अफेयर्स दिखी जाएंगे तो 42 नंबर आपके इन्हीं सब्जेक्ट से आने हैं। और 42 नंबर आप समझ सकते हैं सिलेक्शन क्या आपको रैंक दिला सकता है। जो रीजनिंग है और मैथ्स को अभी क्यों उतना मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैथ्स रीजनिंग ऐसा है ना कि प्रैक्टिस में रहेगा तो आप 100 में 100 कर लीजिएगा, प्रैक्टिस छूटा तो आप 100 में 50 आ जाएगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये प्रैक्टिस खोजता है, ये आपका मेमोरी नहीं खोजता है। और यहाँ पे मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, तो अभी का जो समय है उसमें आप मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना आप मतलब कि इकट्ठा कर सकते हैं अपने ब्रेन में उतना इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका मतलब कि घोषणा हो जाएगी आपके एग्जामिनेशन की, तब आपको मैं बताऊंगा कि तब आपको मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जब वो आप वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो वही आपको रिमेंबर रहेगा और वो आप वहाँ पे आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो मैथ्स और हमेशा रीजनिंग जब एग्ज़ाम रहे ना तब पढ़ना चाहिए, तब मतलब कि जब एग्ज़ाम रहे उससे 3 महीना पहले से पढ़ना चाहिए, 3 महीना 4 महीना पहले से। अभी तो आपके काफ़ी लंबे मतलब कि खींच सकते हैं, तो इस दरमियान आप ऐसे सब्जेक्ट को एकदम से मजबूत हथियार बना लीजिए कि जो कि सभी के लिए आप कह सकते हैं कि सबसे कमज़ोर पॉइंट होता है। जीके जीएस बहुत कमज़ोर पॉइंट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इसको आप अपना हथियार बना सकते हैं इस दरमियान। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी था। आप किस तरह से इस वीडियो को सोचते हैं, किस तरह से आप इस वीडियो को लेते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में